हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम पढ़े थे 10वां क्लास का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। वो साइंस का था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप करा रहे थे, तो उसमें के हम 36 नंबर तक करा चुके हैं। आज उसी में के हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर से, ठीक है। ये 10th क्लास का है, तिमाही परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जुलाई 2026 में हुआ है। तो लर्न विथ कवि 26 मेरे चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो वो 7479650181 पे शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आज का। आज के क्वेश्चन 37 नंबर से कराना बाकी है, 36 तक करा चुके हैं कल के क्लास में। तो क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो इसका होता है नीला, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देखेंगे कि कौन से तत्व का कौन सा रंग होता है, ठीक है। तो कॉपर का कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का होता है नीला। तो कॉपर का कैसा होता है, तो कॉपर का होता है लाल या भूरा, ठीक है। लाल हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। सोना का कैसा होता है, तो सोना का कलर होता है पीला या सुनहरा। चांदी के होता है चमकीला सफेद। लोहा के होता है धूसर काला। एल्युमिनियम का होता है चांदी जैसा सफेद, ठीक है। सल्फर गंधक के होता है पीला। कार्बन के होता है काला। आयोडीन के चमकीला काला या बैंगनी काला होता है। फास्फोरस के सफेद या लाल होगा। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, ठीक है। पारा का क्या होता है, पारा का चांदी जैसा चमकीला होता है, ठीक है। ब्रोमीन के लाल भूरा और क्लोरीन के पीला हरा होता है, ठीक है। तो 37 के ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। अवकारक गुण कौन सा प्रदर्शित करता है, तो ये करता है H2S, ठीक है। H2S करता है। यहाँ O2 है, तो O2 कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, तो O2 जो है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीकरण का गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। H2O अवकारक के गुण प्रदर्शित करता है, O2 ऑक्सीकरण के गुण प्रदर्शित करता है। HNO3 क्या करता है, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है और ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए, जब HNO3 ये नाइट्रिक हुआ, नाइट्रिक अम्ल है, तो अम्ल है तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो जब ये भी अम्ल है तो ये भी अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो 38 के बी ऑप्शन सही है। 39 नंबर देखेंगे प्रश्न, समीकरण 2Cu प्लस O2 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण, ठीक है। ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 39 का डी ऑप्शन। नंबर ए है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो ये 2 बिलियन के अभिक्रिया से अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, ठीक है। अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। 2 बिलियन के अभिक्रिया से क्या बनेगा, अघुलनशील ठोस पदार्थ। कहने का मतलब कि दोनों को मिलाया गया तो वो दोनों आपस में मिलेगा नहीं, ठीक है, वो अलग अलग रहेगा, लेकिन दोनों ठोस पदार्थ बनेगा, ठीक है। अब है अपघटन। तो अपघटन में क्या होता है, अपघटन जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है। इसमें क्या होगा, ये रासायनिक प्रक्रिया है। एक तो ये रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है, जिसमें जो चीज एक बार परावर्तित हो गया वो पुनः आपस अपने अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब वो नया चीज का निर्माण करेगा, तो वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक यौगिक टूटकर, इसमें अपघटन में क्या होता है, एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, तो वो अपघटन होता है, ठीक है। उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण में क्या होता है, इसमें अम्ल और क्षार, उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार जब आपस में मिलेगा तभी तो उदासीन बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के क्या बनाता है, लवण जल बनाता है, ठीक है। तो 39 के डी ऑप्शन सही है। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा होगा, ए ऑप्शन ZNO प्लस C Zn प्लस CO, ये जो होगा अब रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, ठीक है। अब ये 2 नंबर है बी, तो ये बी कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो बी हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। पहला रेडॉक्स अभिक्रिया, दूसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया, तीसरा क्या है,
तीसरा, तो ये तीसरा है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन हो रहा है। देखिए CO3 जो है ये टूट जा रहा है दो भाग में, CaO प्लस CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। ठीक है, तो ये अपघटन हो जाएगा। और CO प्लस 2 HCl, CaCl2 प्लस H2O, ये कौन सा हो जाएगा? ये भी उदासीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो 40 के ए ऑप्शन सही है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को प्रदर्शित करती है, यानी दर्शाती है? ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अवकारक गुण। ठीक है, SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाता है? तो अवकारक गुण को दर्शाता है। विरंजक क्रिया, तो ये विरंजक क्रिया क्या होता है? विरंजक क्रिया क्या होता है? तो ये रासायनिक क्रिया है। ठीक है, रासायनिक क्रिया क्या होता है? जो चीज़ एक बार परावर्तित हो गया, जो चीज़ एक बार उसको जैसे चेंज कर दिया गया, तो वो पुनः अपने अवस्था में नहीं आएगा, वो कोई दूसरा नया चीज़ बनेगा। ठीक है, तो वो होता है रासायनिक क्रिया। इसमें क्या होता है? विरंजक क्रिया में क्या होता है? तो पदार्थ का रंग नष्ट करके उसे रंगहीन करना क्या होता है? विरंजक क्रिया होता है। विरंजक क्रिया का मतलब होता है पदार्थ को उसका रूप चेंज करके रंगहीन बना देना। ठीक है, कोई चीज़ रेड है तो उसको विरंजक क्रिया करके उसको रंगहीन बना दिया जाएगा। ठीक है, न तो वो लाल दिखेगा, न ही कोई और रंग दिखेगा, तो वही बात होता है विरंजक क्रिया। अम्लीय गुण क्या होता है? अम्लीय गुण, अम्लीय गुण में होता है जो H+ आयन देता है, जो H+ आयन दे वो होता है अम्लीय गुण। ठीक है, ऑक्सीकारक गुण क्या होता है? ऑक्सीकारक गुण जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है और इलेक्ट्रॉन खोने के लिए प्रेरित करता है। अम्लीय गुण H+ आयन देगा, ऑक्सीकारक गुण क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक गुण हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन खोने के लिए प्रेरित करेगा, हो जाएगा ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, तो 41 के बी ऑप्शन सही है। 42 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा है ऑक्सीकारक? तो ये है Cl2। ठीक है, ये क्लोरीन। ठीक, ये क्लोरीन है। ये कौन सा अभिक्रिया कहाएगा? H2S प्लस Cl2, जो ये दोनों आपस में है तो ये चेंज होकर क्या बन रहा है? 2HCl प्लस S। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो ये होगा रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये H2S क्या है? H2S सल्फर है और Cl क्या है? तो ये क्लोरीन है। ठीक है, अब यहाँ है Cl, तो Cl क्या है? ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन में भी पूछ रहा है ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीकारक का रूप है तो Cl ऑक्सीकारक है। S क्या है? इसमें S क्या है? तो S है क्या? ऑक्सीकरण। ठीक है, Cl है ऑक्सीकारक, S है ऑक्सीकरण। HCl क्या है? HCl इसमें जो है उत्पाद है। यहाँ HCl जो है ना ये उत्पाद है। और H2S क्या है? इसमें H2S क्या है? तो ये है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, यानी इसका ऑक्सीकरण हुआ है। H2S के क्या हुआ है? तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, तो 42 के ए ऑप्शन सही है। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ताजा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? कहने का मतलब हुआ कि जैसे सरसों का ही तेल है तो उसको लंबे समय तक उपयोग करने के लिए किस में रखा जाएगा? तो इस नाइट्रोजन में रखा जाएगा। ठीक है, उस तेल को नाइट्रोजन में रखा जाएगा, वो तेल काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? तो ये ऑक्सीजन क्या है? तो तेल के ऑक्सीकरण को क्या करता है? बढ़ाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है? अगर ऑक्सीजन में तेल को रखा जाएगा तो ये ऑक्सीकरण को बढ़ाएगा। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन में तेल रखा जाएगा तो तेल बहुत जल्द खराब हो जाएगा। अमोनिया क्या होता है? तो अमोनिया में तेल को नहीं रखा जाएगा। ठीक है, NH3 अमोनिया होता है, ये इसमें तेल नहीं रखा जा सकता है। तो 43 के सी ऑप्शन सही है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विस्थापन अभिक्रिया है? द्विस्थापन कहने का मतलब हुआ कि कोई दूसरा पहले से बैठा हुआ है लेकिन उसके स्थान पर किसी और को ला करके बैठा दिया गया, तो वो होता है द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो 2Mg प्लस O2 2MgO, ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया। ए ऑप्शन क्या है? संयोजन अभिक्रिया। और बी ऑप्शन क्या है? द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ? तो देखिए
ये Ag जो है यहाँ इसके साथ बैठा दिया गया, Cl के साथ Ag को बैठा दिया गया, ठीक है, और NO के साथ किसको बैठा दिया गया, Na को बैठा दिया गया, ठीक है। तो एक के स्थान पे दूसरे को उसके पास बैठा देना द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन, तो ये है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया कैसे हुआ, तो देखिए ये H2 क्या है, 2H2 क्या है, ये हाइड्रोजन है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, जल बना रहा है, इसलिए ये संयोजन हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हुआ, संयोजन हुआ, और दोनों का संयोजन हुआ तो जल बना, ठीक है। तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये डी ऑप्शन क्या है, तो डी ऑप्शन जो है विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो 44 के बी ऑप्शन सही है। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ये है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड बोलेंगे, Ag को सिल्वर बोलते हैं, अब Br को ब्रोमाइड बोलेंगे, ठीक है। कैसे, ये कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, तो ये प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, इसीलिए इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, ठीक है। Ag यानी ये क्या हुआ, Ag ये सिल्वर है और एक प्रकार से तत्व यानी धातु है, ठीक है। तो ये सिल्वर एक शुद्ध रासायनिक तत्व है। AgNO3 क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको लूनर कास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको लूनर कास्टिक भी बोला जाता है, किसको, तो AgNO3 को। Ag2O ये क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। सिल्वर ऑक्सीजन का रासायनिक यौगिक है कौन, Ag2O, ठीक है। तो 45 के बी ऑप्शन सही है। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है कितना, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन के मोल कितना होता है, 2, हाइड्रोजन का मोल होता है 2 और ऑक्सीजन के मोल होता है 1, ठीक है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। 46 के बी ऑप्शन सही है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया, दहन का मतलब यानी जलना, ठीक है, जलना दहन अभिक्रिया। तो ये है पेट्रोल का जलना, ठीक है, पेट्रोल का जलना क्या है, दहन अभिक्रिया है। मोम का पिघलना नहीं है, क्योंकि ये मोम पिघलता है तो जो पिघल करके नीचे गिरता है, सॉरी ये मोम का पिघलना दहन अभिक्रिया नहीं है। उबलता हुआ जल भी दहन अभिक्रिया नहीं हुआ, क्योंकि जल उबल रहा है, तो वो उबलता हुआ जल जो है, जल उबलता है तो वो क्या होता है, इसका वेपोरेशन होता है, यानी बाष्पोत्सर्जित होता है, बाष्प बन करके वो उड़ जाता है, ठीक है। तो 47 के सी ऑप्शन सही है। मोम का पिघलना क्या है, मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, मोम का पिघलना। और ये उबलता हुआ जल क्या है, उबलता हुआ जल जो है रासायनिक क्रिया है, केमिकल चेंज, और ये मोम का पिघलना भौतिक प्रक्रिया यानी फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो 47 के सी ऑप्शन सही है। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें किण्वन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया किसमें होती है, तो ये ईस्ट में होता है, ठीक है, ईस्ट में किण्वन की क्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बायोबी श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में बायोबी श्वसन होता है, ठीक है। पेशी कोशिका क्या होता है, पेशी कोशिका तो ज़्यादा व्यायाम करने पर या ज़्यादा दौड़ने पर क्या होता है, हमारी मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी होने पर ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक अम्ल बनाता है, तो किस में होता है, पेशी कोशिका में होता है, ठीक है। सभी जीव, तो सभी जीव क्या है, तो सभी जीवित रहने के लिए वायवीय श्वसन करते हैं, सभी जीव जो है, सभी जीव जीवित रहने के लिए वायवीय श्वसन करते हैं। तो 48 का क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर की कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, तो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है कौन, तो ये है डायफ्राम। डायफ्राम वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। पसलिया क्या होता है, पसलिया तो फेफड़ा और हृदय की रक्षा करता है, कौन, फेफड़ा और हृदय की रक्षा करेगा पसलिया, ठीक है। अब यहाँ है फ्लोरम मेम्ब्रेन, तो फ्लोरम मेम्ब्रेन क्या करता है, तो ये पतली झिल्ली है जो
फेफड़े को ढकती है और उनकी सुरक्षा करती है। ठीक है। पैराइटल मेम्ब्रेन क्या है? पैराइटल मेम्ब्रेन यह शरीर की क्या है? आंतरिक दीवार के अंगों के बाहरी हिस्से की परत होता है। ठीक है। कौन? तो पैराइटल मेम्ब्रेन। 49 के डी ऑप्शन सही है। 50 नंबर प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन। ठीक है। खाद्य पदार्थ का परिवहन यानी खाद्य पदार्थ पहुंचता है किसके माध्यम से? तो ये पहुंचता है फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है। जाइलम के माध्यम से क्या होता है? जाइलम के माध्यम से क्या होता है? तो जाइलम के माध्यम से जड़ द्वारा मिट्टी से सोखे गए जल और खनिज को पत्तियों तक ऊपर पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। तो कह सकते हैं कि जाइलम के द्वारा जल और खनिज पहुंचाया जाता है पौधे में। ठीक है। और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ पहुंचाया जाता है। ठीक है। कॉर्टेक्स के द्वारा क्या होता है? कॉर्टेक्स क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है, यह पौधों में भोजन और पानी का क्या करता है? भंडारण करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है। कॉर्टेक्स। और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होता है? यह सुरक्षात्मक परत होता है। कोशिका झिल्ली सुरक्षात्मक परत होता है। ठीक है। चुनिंदा पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर आने जाने देता है। कौन? तो कोशिका झिल्ली। ठीक है। 50 के बी ऑप्शन सही है। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न है कि अवयवीय श्वसन यौगिका के अवयवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? तो ये होता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है। यहाँ है ऑप्शन हरित लवक। पहले समझेंगे अवयवीय श्वसन। तो अवयवीय क्या होता है? अवयवीय श्वसन क्या होता है? तो ऑक्सीजन के बिना होने वाला श्वसन अवयवीय श्वसन कहलाता है। अवयवीय श्वसन यानी वायवीय का मतलब हुआ श्वसन ऑक्सीजन, अवयवीय यानी बिना ऑक्सीजन। ठीक है। वायवीय ऑक्सीजन और अवयवीय बिना ऑक्सीजन के। तो अवयवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन के बिना होने वाला श्वसन यानी कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है। बिना ऑक्सीजन के श्वसन सिर्फ कोशिका द्रव्य में संभव है। हरित लवक में क्या होता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने का क्रिया किस में होता है? हरित लवक में होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये वायवीय श्वसन है। ठीक है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया सांस लेता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? तो कोशिका की बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिका झिल्ली जो है कोशिका की बाहरी परत है और पदार्थ के आने जाने का क्या करता है? नियंत्रण देता है। ठीक है। तो 51 के ए ऑप्शन सही है। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? तो ये होता है प्रत्येक भाग में। कहने का मतलब हुआ कि तना के माध्यम से भी श्वसन होता है, पत्ती के भी माध्यम से श्वसन होता है और जड़ के माध्यम से भी श्वसन होता है। ठीक है। तना में किसके द्वारा? तो वात्र रंध्र द्वारा श्वसन होता है। तना में किसके द्वारा? तो वात्र रंध्र द्वारा श्वसन होता है। पत्ती में रंध्र द्वारा गैस का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। और जड़ द्वारा क्या हो जाता है? तो मूल रोम मिट्टी से ऑक्सीजन लेता है। कौन? तो जड़। ठीक है। तो 52 के डी ऑप्शन सही है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये है गिल्स के द्वारा मनुष्य श्वास नहीं लेता है और ना ही कोई जानवर लेता है। एक मछली है जो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। ठीक है। श्वास नली, तो श्वास नली क्या होता है? हवा को फेफड़े तक पहुंचाने वाली नली होती है। श्वास नली क्या होता है? तो हवा को फेफड़े तक पहुंचाने वाली श्वास नली होती है। अब यहाँ है नासिका छिद्र। तो नासिका छिद्र क्या होता है? तो यहाँ से हवा शरीर के अंदर प्रवेश करती है। किससे? तो नासिका छिद्र से। और फेफड़ा क्या करता है? तो गैसों का आदान प्रदान करता है। कौन? तो फेफड़ा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तीड़ा तथा तिलचट्टा में श्वसन क्रिया होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा तीड़ा और तिलचट्टा में? तो टीडा कहने का मतलब क्या हुआ? तो ये फसल पर जो बैठता है एक प्रकार के कीड़ा होता है, बड़ा सा कीड़ा होता है। इसको आम भाषा में सुगा भी बोलते हैं। तो ये टीड़ा होता है। तिलचट्टा क्या होता है? तो ये कॉकरोच होता है तिलचट्टा। ठीक है। तो इसका कह रहा है कि श्वसन किसके द्वारा होता है? तो श्वास नली के द्वारा होता है। ठीक है। तीड़ा और तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो श्वास नली के द्वारा होता है। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। गिल्स के द्वारा कौन सांस लेता है? तो गिल्स यानी जलीय जीव। गिल्स के द्वारा जलीय जीव जो भी है, मछली है, जो भी जल में रहने वाला जीव है, वो सब गिल्स से ही सांस लेता है। ठीक है। जलीय जीव जैसे मछली हो गया। फेफड़ा से कौन सांस लेता है? इंसान।
पशु, पक्षी ये सब फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली से कौन सांस लेता है? तो कोशिका झिल्ली से एक कोशिकीय जीव में श्वसन जैसी एक कोशिकीय जीव में श्वसन होता है। किसके द्वारा? तो कोशिकीय झिल्ली द्वारा। अब इसमें क्या कौन सा हो जाएगा? तो एक अमीबा ही है जो एक कोशिकीय जीव है और ये कोशिका झिल्ली से सांस लेता है। ठीक है, तो 54 के सी ऑप्शन सही है। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है कौन? मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो ये है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो है सबसे लंबा भाग है। आमाशय क्या होता है? तो भोजन को पचाने वाला थैली होता है। कौन? तो आमाशय। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत जो है चौड़ी होती है। देखिए, छोटी आंत क्या है? सबसे लंबा है और बड़ी आंत चौड़ा है। ठीक है, इसका लंबाई कितना है? लगभग 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर है। ठीक है, और छोटी आंत का लंबाई कितना है? तो 6 से 7 मीटर इसका लंबाई है। ठीक है, ग्रास नली में क्या होता है? तो भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाने वाली नली है कौन? ग्रास नली। भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाने वाली नली कौन है? ग्रास नली। और इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 55 के सी ऑप्शन सही है। 56 नंबर प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ये होता है स्टार्च के रूप में। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। ठीक है, 56 के सी ऑप्शन। ग्लूकोज में क्या होता है? तो ग्लूकोज पौधे जो है क्या करता है? पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है। पौधा क्या करता है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है, यानी ग्लूकोज पौधे के द्वारा बनता है। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन तो पौधे के वृद्धि और कोशिका के निर्माण के लिए जरूरी है। क्या? प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या होता है? ये वसा होता है। फैटी एसिड क्या है? वसा है। तिलहन के बीज में संचित रहता है। कौन? फैटी एसिड। ठीक है, तो 56 के सी ऑप्शन सही है। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, द्वार कोशिका की कौन सी दीवार मोटी होती है? तो द्वार कोशिका के भीतरी दीवार जो है ये मोटी होती है। ठीक है, बाहरी दीवार क्या होता है? बाहरी दीवार पतली और अधिक लचीली होती है। पार्श्व क्या होता है? यह दीवार की पतली होती है। इसकी दीवार भी क्या होती है? पतली होती है। पार्श्व यानी इसकी दीवार भी क्या होती है? पतली होती है। ठीक है, तो 57 के ए ऑप्शन सही है। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं? तो स्वपोषी कहने का मतलब है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वो होता है स्वपोषी। ठीक है, तो कौन होगा इसमें? इसमें हो जाएगा सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो ये हुआ स्वपोषी। जीवाणु क्या है? परपोषी। कवक परपोषी। सभी जीव जो है परपोषी है। ठीक है, तो यहाँ कवक जो है, कवक कैसे भोजन बनाता है? ये तो परपोषी है ही, तो ये अपना भोजन कैसे बनाता है? तो सड़े गले चीजों को खाता है। कौन? कवक। ठीक है, 58 के डी ऑप्शन सही है। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे, गोबर छत्ता यानी मशरूम। ठीक है, इसको कोई कुकुरमुत्ता भी बोलता है। तो गोबर छत्ता मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? तो ये मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है, मृतजीवी पोषण कैसे होता है? मृतजीवी पोषण? तो ये सड़े गले मृत पौधे या मरे हुए जीवों के कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन बनाता है। ठीक है, ये मृतजीवी पोषण हुए जो सड़े गले मृत पौधे या मरे हुए जीवों के कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन बनाता है। गोबर छत्ता कहाँ उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है जितना ही, जैसे पुआल जो है खेत में ये ज़्यादा जमता है। जहाँ पर पुआल या धान के जो डस्ट होता है उसमें ये जमता है। ठीक है, परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण तो अमरबेल या जू, जो सर में बाल में पड़ता है जू, वो क्या है? परजीवी है। ठीक है, परजीवी पोषण करता है। अमरबेल क्या है? तो अमरबेल भी है जो परजीवी है, क्योंकि वो इसमें न तो जड़ होता है और न पत्ता होता है। ये इसमें सिर्फ एक लतर टाइप के होता है, लत्ती टाइप के, और ये जिस पेड़ पर जाता है तो उस पेड़ को सुखा देता है, क्योंकि उसका ही रस ये चूसने लगता है। उसका जो भी है खाद्य पदार्थ उसी को ये अवशोषित करने लगता है। ठीक है, इसीलिए परजीवी होता है।
स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो स्वपोषी जिसमें अपना पालन पोषण स्वयं किया जाए, जैसे पेड़ पौधा है, ठीक है। तो 59 के सी ऑप्शन सही है। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है इनेमल, ठीक है। इनेमल यानी दांत के सबसे बाहरी एवं ऊपरी सुरक्षात्मक परत होता है। ये बाहरी भी है या सुरक्षात्मक परत है, ठीक है, इनेमल। मज्जा गुहा क्या होता है? मज्जा गुहा ये दांत के सबसे आंतरिक भाग होता है, मज्जा गुहा। और डेंटाइन, डेंटाइन क्या होता है? तो इनेमल के ठीक नीचे पाई जाने वाली परत है डेंटाइन, ठीक है। अस्थि क्या होता है? अस्थि यानी हड्डी, अस्थि को हड्डी बोलते हैं। शरीर के कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है, काल तंत्र का, ठीक है। अस्थि क्या है? तो शरीर के कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है। तो 60 के सी ऑप्शन सही है। 61 नंबर प्रश्न है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स जो है ये पीपल में, पीला कनेर में और बरगद तीनों में पाया जाता है। लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स जो कभी हम लोग पेड़ पौधा तोड़ते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो वहाँ पर वाइट वाइट के उसमें से रस निकलता है। और जैसे पेड़, आम का पेड़ हुआ, तो आम के पेड़ को हम कुल्हाड़ी मारते हैं या कोई हथियार, कोई नुकीला चीज़ से मारते हैं, तो उसमें रस निकलता है, ठीक है। तो वो रस निकलता है तो वही होता है लेटेक्स, ठीक है। तो वो जब रस हम लोग छोड़ देते हैं, तो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद जाने पर देखते हैं कि आम के जो जिस जगह पर घाव लगा था, तो वहाँ के रस लसा के रूप में, गूंद के रूप में निकलता है, ठीक है, वही लेटेक्स होता है। पीपल में वाइट वाइट निकलता है, बरगद में भी वाइट वाइट निकलता है। और पीला कनेर, पीला कनेर इसका मतलब क्या होता है? तो पीला कनेर जो होता है ये कनेल के फूल, जैसे पीला पीला कनेल के फूल होता है ना, वही पीला कनेर होता है। तो उसमें भी दूध निकलता है और उसका दूध जो है पॉइजन का काम करता है, एक प्रकार से वो जहर होता है पीला कनेर में। पीपल और बरगद का तो जो लेटेक्स है, ये जो वाइट वाइट दूध जैसा निकलता है, तो ये जहर नहीं है। लेकिन पीला कनेर यानी कनेल के जो है उसके फूल, पत्ती और फर तीनों का जो है लेटेक्स वो जहरीला होता है, ठीक है। तो लेटेक्स एक प्रकार के बोल सकते हैं कि पौधे से निकलने वाला गाढ़ा दूध या तरल पदार्थ है जो पौधे को चोट लगने पर निकलता है, ठीक है। तो 61 के डी ऑप्शन सही है। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, सी ऑप्शन। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई, यह न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाता है। कौन? न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई है और ये मस्तिष्क तक क्या करता है? संदेश पहुंचाता है, ठीक है, न्यूरॉन। अधिवृक्क क्या होता है? अधिवृक्क, तो अधिवृक्क जो होता है ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है, अधिवृक्क। और मूत्र मार्ग क्या होता है? तो ये वृक्क की मुख्य कार्यशील इकाई होता है, ठीक है, इसे यहाँ से मूत्र का त्याग किया जाता है। तो 62 के सी ऑप्शन सही है। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। जो टॉयलेट का कलर होता है वो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरिया कहाँ बनता है? तो ये बनता है लीवर में, यूरिया लीवर में बनता है। अमोनिया, लीवर इसे यूरिया में बदलता है। कौन? अमोनिया को लीवर इसे यूरिया में बदलता है। और यूरिक अम्ल में क्या होता है? ये यूरिक अम्ल जो है प्यूरिन के पाचन से बनता है, ठीक है। जिसको यूरिन अम्ल की अधिकता होता है तो उसको गठिया की समस्या होता है, जैसे जोड़ पर दर्द होता है, ठीक है। तो 63 के सी ऑप्शन सही है। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मशीन के द्वारा रक्त के शुद्धिकरण कहलाता है हीमोडायलिसिस, ठीक है, यह है हीमोडायलिसिस। कोशिका डायलिसिस क्या होता है? कोशिका डायलिसिस ये कोई प्रक्रिया नहीं होता है, ये ऐसे दे दिया गया है कोशिका डायलिसिस, ठीक है। ये डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस तो अपशिष्ट पदार्थ को अलग किया जाता है, किसमें? डायलिसिस में। जो भी अनावश्यक चीज़ है तो उसको अलग किया जाता है, ये डायलिसिस में। और डायलाइजर क्या होता है? डायलाइजर रक्त साफ करने का एक क्या होता है? एक मशीन है डायलाइजर, ठीक है। तो 64 के बी ऑप्शन सही है। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे,
पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये होता है लेटेक्स। लेटेक्स, ठीक है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ अभी आया था, जिसको कनैल वाला एग्जाम्पल दे रहे थे हम। देखिए आया था ना 61 नंबर में प्रश्न, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इन सभी में। और यहाँ प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है क्या कि पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लेटेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 65 का डी ऑप्शन। रेजिन क्या होता है? रेजिन, तो रेजिन गूंद जैसा पदार्थ है। रेजिन जो होता है क्या होता है? तो ये गूंद जैसा ही पदार्थ होता है, और ये शंकुधारी पौधों से निकलता है। जैसे शंकुधारी पौधे को काटते हैं या उस पर घाव मारेंगे, चोट लगाएंगे, तो वहाँ ये निकलता है रेजिन, ठीक है। गूंद क्या होता है? गूंद क्या होता है? तो पौधे के छाल या तने से निकलता है गूंद, ठीक है। टेनिन, पौधों के छाल, पत्तियों और कच्चे फलों में टेनिन पाया जाता है, ठीक है। तो 65 का डी ऑप्शन सही है। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? तो मानव मूत्र में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो यूरिया तो होता है, ठीक है। जल भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है। 66 के ये ऑप्शन नहीं होता है। सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक, ठीक है। जल कितना होता है? 95% जल पाया जाता है। और यूरिया क्या करता है? तो किडनी छानकर मूत्र के रास्ते बाहर निकालता है, किसको? यूरिया को, ठीक है। तो 66 की ऑप्शन सही है। 67 नंबर देखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय तो दूसरी बड़ी ग्रंथि होता है। ये पहला बड़ी ग्रंथि है यकृत, और दूसरा अग्नाशय है, ठीक है। जठर ग्रंथि क्या है? जठर ग्रंथि तो अमाशय यानी पेट के दीवार में पाया जाता है, क्या? जठर ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि तो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। 67 के ऑप्शन सही है। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो ये है लाइपेज, ठीक है। लाइपेज जो है वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। इन्वर्टेज क्या होता है? इन्वर्टेज क्या होता है? तो ये होता है, यह एंजाइम सुक्रोज यानी साधारण चीनी का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को तोड़ने में काम करता है। कौन? तो ये होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है? तो ये एंजाइम होता है, और ये क्या करता है? साधारण चीनी यानी सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को जटिल शर्करा में से सरल शर्करा में बदलता है, एमाइलेज। सक्रिय पेंसिल क्या होता है? सक्रिय पेंसिल तो ये अमाशय में सक्रिय रहने वाला एंजाइम है, ठीक है। चारों एंजाइम है, लेकिन सबका अलग अलग कार्य है, ठीक है। 68 के सी ऑप्शन सही है। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। ग्रहणी भाग है किसका? तो ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। मुख्य गुहा है, मुख्य गुहा का क्या है? भोजन के पाचन का शुरुआत का स्थान है, कौन? मुख्य गुहा। भोजन के पाचन का शुरुआत स्थान क्या है? तो यह है मुख्य गुहा। अमाशय क्या होता है? तो भोजन के मंथन और प्रोटीन के पाचन अमाशय से शुरू होता है, ठीक है। बड़ी आंत क्या है? तो पानी और लवण के अवशोषण का कार्य करता है, कौन? बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है? पानी और लवण के अवशोषण का कार्य करता है। तो 69 के सी ऑप्शन सही है। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस छिद्र द्वारा ग्रासनली से जुड़ी होती है? तो यह है ग्रसिका, ठीक है। 70 के बी ऑप्शन सही है। कंठ द्वार तो इसके द्वारा क्या होता है? तो श्वास नली का द्वार है। कंठ द्वार क्या है? तो कंठ द्वार जो है श्वास नली का द्वार है। अब यहाँ है मल द्वार। तो मल द्वार क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थ यानी मल शरीर से बाहर निकलता है, कौन? मल द्वार, ठीक है। तो 70 के बी ऑप्शन सही है। तो हम करा दिए क्वेश्चन। 70 में 70 प्रश्न हो गया। तो आशा है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो कल के क्लास में कराएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।